मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पर प्रत्याशी उतारने की चर्चाएं जोरों पर है। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद प्रत्याशियों की दूसरी सूची का ऐलान कर सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतार सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को जारी बीजेपी की दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर उत्तर या दक्षिण से सांसद सुनील सोनी, कवर्धा या पंडरिया से सांसद संतोष पांडे, रायगढ़ से सांसद गोमती साय को मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बेलतरा, सांसद चुन्नीलाल साहू को महासमुंद या खल्लारी से विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। बीजेपी इसके संकेत भी दे रही है। सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। वही कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर ली है और तभी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, सांसदों को विधानसभा एकाध समझ आता है। अब तो पूरे दर्जन के हिसाब से उतार रहे हैं। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ में पहले हार मान ली है उन्होंने। जो 9 सांसद हैं अभी छत्तीसगढ़ की, वो अगर केंद्र के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके सामने तो उनका मुंह नहीं खोलता, तो जनता भी देख चुकी है। तो सांसदों को भी उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारे जाने की बात कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का एमपी फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कितना कारगर साबित होता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रचिता शर्मा। दिग्गजों पर दाव। जी हां, विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी पूरे जोर लगा रही है। ये कयास अब लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपना सकती है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है और इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स। बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी अपना सकती है मध्य प्रदेश फॉर्मूला। दिग्गजों पर दाव लगाकर बीजेपी क्या छत्तीसगढ़ में अपने समीकरण बदलेगी? बीजेपी के दिग्गजों पर दाव को डर क्यों बता रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के ये दिग्गज? तो दिग्गजों पर दाव, आज इसी मुद्दे पर चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ रही हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है दूसरी सूची में, क्या छत्तीसगढ़ में भी वही देखने को मिलेगा? और छत्तीसगढ़ में वो फार्मूला आवाज मिल रही है लक्ष्मी जी मेरी? लक्ष्मी जी मेरी आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। वंदना जी, आपके पास आती हूँ मैं। जिस तरह से बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में फॉर्मूला अपनाया है, दूसरी सूची जारी की, उसमें दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सकती है। आखिर कांग्रेस इसे डर क्यों बता रही है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा के 9 सांसद हैं। 9 सांसद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में और छत्तीसगढ़ के हित के बारे में कोई भी सांसद एक भी काम किए हैं तो बता दे। आप देखते हैं कि पिछले 3.5 साल से जो यात्री रेल है वो लगभग 68,000 ट्रेनों का रद्द होना, लेकिन 9 सांसद में एक भी सांसद नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप करते हैं और न ही उस समस्या का समाधान के बारे में सोचते हैं। सारे सांसद मौन रहते हैं। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो किसान है, केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इनके जो भाजपा के 9 सांसद हैं वो मौन रह जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और भाजपा के जो 9 सांसद हैं वो मौन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन भाजपा के 9 सांसद मौन रहते हैं। हम देखते हैं कि बेलगाम महंगाई पर जो इतना चिल्लाने वाले बेलगाम महंगाई आज आम जनता को त्रस्त करके रखी है, लेकिन भाजपा के 9 सांसद मौन रहते हैं। और रही बात, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर सांसद को भी अगर मैदान में उतारते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है इनके वास्तविक चेहरे को देख चुकी है और समझ चुकी है, क्योंकि सांसद के पद में रहते हुए जब छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में बात नहीं कर सकती है, छत्तीसगढ़ की जनता की हित के लिए काम नहीं कर सकती है, वो विधानसभा में विधायक बनकर के क्या काम कर लेंगे? भाई, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप दिल्ली के उस सदन में आप जनता की बात रख सकते हैं, वहां पर तो आप बात रखते नहीं है। और रही बात, आपको यदि जीतना है तो आपको जनता के बीच में जाकर के रहना पड़ता है, जनता के बीच में संपर्क बना करके उनकी काम करने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही। पिछले आप 5 साल की बात करते हैं, सबसे विकट स्थिति कोरोना काल में थी, इनके एक भी सांसद आप देखेंगे जनता के पास कभी नजर नहीं आए, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ एक भी काम नहीं किए। और रही बात 5 साल में ऐतिहासिक जो कार्य किए हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जनता ने आज उसको देख रहा है, जनता बहुत अच्छे से सराह रही है। और आप इस बात में सबसे मेन बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 18 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तो इन लोगों को डर किस बात की है भाई कि सांसद को उतारने की नौबत आ गया है। तो मतलब इस बात में साफ नजर आ रहा है कि पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार को तोड़ने के बाद अपनी सरकार बनाने का काम किया, और इन लोगों को मालूम चल गया कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, तो हार के डर से इन लोग क्या कर रहे हैं, सांसद को मैदान में उतार रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जवाब भी ले लेते हैं। डर है कि क्या 2000 रणनीति मजबूत है। ठीक है, इसका लक्ष्मी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज अब मिल पा रही है मुझे। मेरा सवाल आपसे वही रहेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से टिकट बंटवारे में दूसरी सूची में जो रणनीति देखने को मिली, छत्तीसगढ़ में भी वही फॉर्मूला बीजेपी अपनाने वाली है? देखिए, हर स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है और वहाँ पे सांसद को उतारे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लोग डर रहे हैं। इस प्रकार से वंदना जी बयानबाजी कर रही थी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में चाहे सांसद हो, कोरोना काल की बात कर रही थी, सारे सांसदों ने जवाबदारी के साथ इस छत्तीसगढ़ में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने पूरी अपनी सेवा दी है। ये वंदना जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस समय कोरोना काल में यहाँ पे लोग मर रहे थे और इनकी सरकार जो है वो ऑनलाइन दारू बेचने का काम कर रही थी, तो वो अपनी चिंता करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी जो है वो अपने हिसाब से चुनाव में जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको वो चुनाव में उतारी, ये तय किया है। निश्चित रूप से जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भी पार्टी के हर स्तर पे अपने सर्वे हैं, संगठन के लोगों का जो व्यू है और उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी जो है निर्णय लेती है। ये नहीं है कि ये कांग्रेस की बात कर रही थी कि सुपड़ा साफ हो गया है, पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है वंदना जी, हो गया था पूरा देश में। और जिस प्रकार से गांधीवाद एक परिवार को लेके आज चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे पूरे देश के नेताओं की बात करें कि वो गांधी परिवार से हट नहीं पाई है और भले देश गर्त में चले जाए, एक तरफ
सोनिया यहाँ पे प्रियंका वाड्रा आई और वो महिला सम्मेलन में यहाँ भाग ली है, तो उनको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में वो महिला सम्मेलन में आई है और यहाँ के साथ जो महिला बहनों के साथ अनाचार अत्याचार की लगातार घटना घट रही है, इस संबंध में ठीक है हम उनसे बात करना हम चाहिए उम्मीदवारों था। पर, प्रत्याशियों तो पर चर्चा कर रहे हैं, दिग्गजों पर, दाव पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी क्या यही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपना सकती है, क्योंकि कई सांसदों के नाम चर्चा में यहाँ पर आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियों में है, ऐसे कई सांसद हैं जिन पर दाव लगा सकते हैं आप, तो ये क्या फायदेमंद होगा छत्तीसगढ़ में आपके लिए? देखिए, फायदेमंद होगा निश्चित रूप से। देखिए, आम जनता कांग्रेस के सरकार से त्रस्त हो चुकी है और जिस प्रकार से कांग्रेस की झूठी लबरी सरकार है और आम जनता को ठगने का काम किया है, भ्रष्टाचारी सरकार है, इनको तो आज छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर महिला बहनें ठान चुकी है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि महिलाओं की चिंता करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा जैसे जगहों में भी 33% आरक्षण बहने को देने के लिए प्रस्ताव लाए और पास हुआ। तो ये फिर वही बात है ना, चुनावी समय में ही क्यों लाया गया? पिछले 9 साल से केंद्र में सरकार है, पहले क्यों इस पर चर्चा नहीं हुई, या पहले क्यों इस तरह का बिल सामने नहीं आया? ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मध्य प्रदेश में दूसरी सूची सामने आई है, हम सभी ने देखा, चौंकाने वाले नाम उसमें निकलकर सामने आए कि केंद्रीय मंत्री सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची में ये देख सकते हैं। ये समीकरण बदलेंगे, कैसे समझे इसको? देखिए प्रीसिता जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार और यहाँ 5 साल से कांग्रेस की सरकार। कोई भी नेता कार्यकर्ता से बड़ा नहीं है, या हर बड़ा नेता कार्यकर्ता ही है, यह मैसेज बीजेपी देने का प्रयास की है। यह भी सच है प्रीसिता जी कि कार्यकर्ताओं से राजनीति बनती है और राजनीति के आश्रय कार्यकर्ता बनते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश में ये जो 79 सीटों पर प्रत्याशियों के डिक्लेरेशन की बात है, उसमें 79 में 75 सीटों पर बीजेपी हारी। मालवा में 50 में 24 सीट ही जीत पाई थी, निमाड़ में 16 में 4 सीट जीती थी, ग्वालियर में 21 में 5 सीट जीती थी, चंबल में 13 में 2 सीट जीती थी, महाकौशल में 46 में 17। वो अलग परिस्थितियां। तो यहाँ पर 20 साल का एंटी कंबेंसी ये तो है। रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में अभी तक के बीजेपी के अपराजय योद्धा के रूप में बृजमोहन अग्रवाल जी और रायपुर दक्षिण से अगर सिटिंग सांसद को टिकट दी जाती है, उनके कंपैरिजन जो उनको अपना गुरु मानते हैं, यह काफी दिलचस्प होगा देखने अगर ऐसा होता है तो। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, यहाँ की चुनौतियां अलग हैं। अब मध्य प्रदेश में एंटी कंबेंसी के कारण और साथ ही साथ अपने हिसाब से कहा जा सकता है कि अब एमपी की राजनीति को शिवराज जी साधने के बारे में न सोचें, यह मैसेज बीजेपी हाईकमान भी दे रही। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने नाम है, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति नहीं है, लेकिन जो सीटों का अंतर है अजय जी वो बहुत ज्यादा है। अगर हम सीटें देखें, 2018 के परिणाम देखें, वो उस अंतर को कैसे भर पाएंगे? दिग्गजों पर दाव लगाकर अगर नहीं लगाते हैं तो क्या उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि पाटन विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से तो सांसद विजय बघेल को उतार ही दिया है मैदान में। प्रीसिता जी, ये जो दिग्गज कहा जा रहा है, ये नए चेहरे के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 के चुनाव। रही बात अन्य 10 साल में लगभग एक जनरेशन का अंतर आ जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने के कारण, चाहे वो अर्बन एरिया का हो या ग्रामीण एरिया का, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब चुनाव जीतना है तो यहां पर यह देखना होगा कि किसकी सक्रियता क्या रही। लक्ष्मी जी जैसा संकेत दे रही थी कि अपना अपना सर्वे है, लेकिन यहां एक छोटा राज्य है। अब 9 सीटों
की बात कर रहे हैं, उसमें तो 9 में से या कह सकते हैं दुर्ग को छोड़ दें, बाकी के ऊपर कयास लगाई जा रही है। लेकिन ये सांसद कितने सक्रिय थे, वंदना जी भी कह रही, वो यक्ष प्रश्न है प्रीसिता जी। क्योंकि जब धान का मसला आया उस समय जिस तरह का स्टेटमेंट भी आया, और हम तो निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक, उस समय कहा गया कि 2500 रुपया हमसे पूछ करके देने का घोषणा किए थे क्या। उस समय छत्तीसगढ़ वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, यहाँ के किसान, वो थकित, वो मजदूर, ये ऐसे विषय हैं। और जो पराजित विधायक रहे हैं वो अगर सक्रिय रहे हैं और एमपी अगर निष्क्रिय रहे हैं तो, लेकिन परंतु किंतु बहुत से विषय है प्रीतिता जी। तो ये टिकट के बाद ये कोई भी नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी के अनुशासन का सब पालन। ठीक है, बिल्कुल। अपने अपने राजनीतिक दलों के सर्वे भी हो रहे हैं। वंदना जी आपके पास आऊंगी। निश्चित तौर पर सूची आएगी तब समझ में आएगा कि क्या बीजेपी की रणनीति हो सकती है। अगर इस तरह का फॉर्मूला है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है तो क्या कांग्रेस के लिए कोई चुनौती हो सकती है? चुनौती नहीं हो सकती, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल से केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य में भी चुनाव है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ को ज्यादा फोकस करके रखे हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम किए, छत्तीसगढ़ के जवानों के लिए काम किए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए काम किए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए काम किए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व होते हैं, नींद वहां पर देखेंगे कि नींद उड़ गया है। इसीलिए पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ को फोकस करके रखे थे। लेकिन इन लोगों को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से इस बात की दूरगामी में इनको समझ आ गया है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उस काम का कोई भी तोड़ नहीं है। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, हमको यहाँ पर सांसद को अगर उतारेंगे तो हमको जीत मिलेगी। तो इन लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2014 की बात करते हैं शर्मा जी, कि 2014 में वही नरेंद्र मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि मेरे को एक बार आप सत्ता में काबिज कीजिए, मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। आज महंगाई बेलगाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। आज 9 साल बीत गया, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी होगी। आज किसानों की स्थिति क्या है देश में, आप देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का। तो जो जुमलेबाजी का जो बौछार है वो छत्तीसगढ़ की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है। और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ीय सरकार है, और छत्तीसगढ़ की हित के लिए, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से चिंता करती है और छत्तीसगढ़ की जो जनता की दुख तकलीफ को समझती है। बिना बोले जनता के मांग के वो हर काम को आगे आगे करते चले जाते हैं। इसी कारण तो आप देखते हैं कि आज अगर किसी तरफ से भी आवाज आती है तो सिर्फ कांग्रेस के लिए आवाज आती है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली आई है पिछले 15 साल तक नहीं आई थी। क्योंकि पिछले 15 साल की बात करते हैं, 3 कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो 2003 में वादा किया था वो 2015 तक इनका वादा पूरा नहीं कर पाए थे। तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। और रही बात अगर 2014 से लेकर के 2018 तक की बात करते हैं, इस बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। डबल इंजन का सरकार था, लेकिन 2018 में कोई लोग जीत नहीं पाए। अब बल्कि ऊपर से जो ये लोग 15 साल की इसका भी जवाब ले लेते हैं लक्ष्मी जी से। ठीक है लक्ष्मी जी, वंदना जी का कहना है साफ तौर पर आप सांसद को उतार दे मैदान में या कोई भी चेहरा हो सामने, कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि 15 साल में भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया है। बदला नहीं आप दिखता। 2003 की स्थिति में छत्तीसगढ़ को देखिए कि छत्तीसगढ़ का बजट क्या था और 2018 में छत्तीसगढ़ का क्या बजट था। आज जितनी भी सड़क, पुल, पुलियां और स्कूल बिल्डिंग से लेके स्वास्थ्य जो है वो बना है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है। NIT है, IIM है, आपके मेडिकल कॉलेज है, आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, ये सारी जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। वंदना जी, आप कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही है? PSC घोटाले करवा रही है, कोल भ्रष्टाचार करवा रही है,
आप रेत माफियाओं को संरक्षण दे के रखे हैं, दारू माफियाओं को, अकबर डेबर की सरकार को माफियाओं को संरक्षण दे के रखे हैं। ऐसे इनके सारे लोग जो हैं करप्शन में इन्वॉल्व हैं और इनके विधायक के यहाँ रेड पड़ी तो देखते हैं किस प्रकार से इनका जो पैसे इनके यहाँ मिले हैं। तो ये कांग्रेस की सरकार झूठी लबरी जो सरकार है, जनता को ठगी है। और महिला बहनों के विकास की बात कर रही थी, महिला बहनों से तो आपने झूठा वादा किया, शराबबंदी का वो किया नहीं, महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया, और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं रायपुर के सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं लक्ष्मी जी जो रोजगार दे रही है महिलाओं को, उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आपने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने विकास किया है, तो 2018 के परिणाम भी है सामने कि जिन महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, जो गोबर खरीदी का काम महिला समूह के द्वारा माध्यम से किया जा रहा है, मैं आपको ले चलना चाहूंगी कि कितने समूह की बहनों ने महीना में कम से कम उन्होंने 1500 रुपए भी कमाया है एक महीना में, एक दिन का 50 रुपए के रोजी के हिसाब से भी। तो मैं आपको ले चलूंगी, अगर 1% भी महिलाओं ने 1500 रुपए अगर मंथली इनकम प्राप्त किया है। आप जहां कहे समूह की बहनें, एक समूह में 10-12 महिलाएं होती है, आप जो कहेंगे चलिए मेरे साथ में, आप जिस में कहेंगी वहां ले चलूंगी, वंदना जी जहां कहे वहां चलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि रोजगार महिलाओं को मिला है कि नहीं मिला है, वो साबित हो जाएगा। तो ये वाही लूटने वाली अलग है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को यहाँ की जो जनता है, यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने बगड़ा के रखा सदियों से। हम भौरा खेलते आए हैं, गिल्ली खेलते आए हैं, हम तीज त्योहार मनाते आए हैं, हम यहाँ के जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बासी खाते आए हैं, लेकिन कांटा चम्मच में बासी खाने वाला जो काम है, ये भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ के जनता को संस्कृति के रूप में परोस रही है, मुझे लगता है यही ठीक है, वंदना जी कुछ कह रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को सिखाने ठीक है। हाँ, वंदना जी कुछ कह रही है जी। वंदना जी के बारे में इतनी अधिक चिंता है, तो पहले महंगाई के बारे में लोग ढिंडोरा पीटते थे। 400 रुपए के गैस सिलेंडर 1200 रुपए हो गया, तो इसके बारे में लक्ष्मी जी बात नहीं करेगी। आज आप घरेलू गैस में की बात करते हैं या रसोई गैस की बात करते हैं या घर की रसोई की बात करते हैं, आज सब में संकट छाया हुआ है। इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां बात नहीं करेगी। और रही बात अगर डबल इंजन की सरकार में अगर लोगों को समझ आता है, महिलाओं की बात करते हैं, तो मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है, आप इसका जवाब देना नहीं चाहेंगे। और रही बात मध्य प्रदेश में आज एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना घटती है, आपके डबल इंजन की सरकार में वहाँ कैसे क्या हो रहा है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में इतना अंतर है शर्मा जी कि अपराधी कोई भी उसको बख्शा नहीं जाता। इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए। जो घटना घटती हम इसके ऊपर बहुत हमको तकलीफ होती है, लेकिन हम अपराधी को बख्शते नहीं और भारतीय जनता पार्टी की तरह झंडा लेकर के निकलते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इन लोगों के डीएनए में झूठ बोलना और महिलाओं के जो रेपिस्ट उनको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अजय जी के पास आना चाहूंगी मैं। अजय जी, जिस तरह से आप सुन रहे थे दोनों को, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो निश्चित तौर पर चलता है चुनावी समर में। विकास के दावे दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं कि हमने विकास किया है और इस बार जनता समझ गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए प्रिसिता जी, दोनों के अपने अपने दावे हैं। अब तो जनता के दरबार में जाना है। दोनों पार्टियां बहुत सारे आयामों पर किस तरह से चुनावी प्रबंधन को कुशलता से कर पाते हैं, जिसमें टिकट वितरण भी एक विषय है, एक कह सकते हैं ब्रांच है। इसके अलावा घोषणा पत्र जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इसी चूंकि छत्तीसगढ़ में किसानों की बात, मजदूरों की बात की बहुत चर्चा हुई 5 साल, मध्य प्रदेश में भी तोमर साहब जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों को लेकर के एमपी में भी वो एक बड़ा परीक्षण प्रयोगशाला साबित होगा। तो मूल प्रश्न यह है प्रिसिता जी, ये जब तक सूची ना आ जाए, इसमें जातिगत समीकरण या फिर सक्रिय कार्यकर्ता, महिलाओं को कितना दोनों पार्टियां अपना प्रत्याशी बनाती हैं, क्योंकि सांसद तो बहुत लिमिटेड है, सीट है बहुत, अभी तो 21 सीट के ऊपर ही चर्चा हुई है, तो यह महत्वपूर्ण है। और कौन से प्रत्याशी पार्टी किसी के भी हो, जैसे आज ही ले लीजिए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना पार्टी में जिस तरह से गठबंधन की चर्चा हो रही, तो बहुत सारे अभी आयाम आएंगे
क्योंकि यह तो लोकतंत्र का महायज्ञ है प्रीसिता जी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह पाटन पर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वहां से विजय बघेल सांसद है, उनको उतारा गया है, तो क्या लगता है आगे भी इस तरह की चीजें देखी जा सकती है? कयास तो लगाए जा सकते हैं कि ये फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी, इससे समीकरण बदल सकते हैं कुछ? देखिए, मैं पाटन में जब जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ, IND 24 को ग्राउंड जीरो से ही लाइव दिया था प्रीसिता जी। और मैं भूपेश बघेल जी और विजय बघेल जी के दोनों के गांव के बीच में से लाइव किया। प्रश्न यह है कि पाटन में फार्मूला अपनाया गया, एक तरफ सिटिंग लोकसभा सदस्य है, एक तरफ सीएम है, लेकिन वहां अभी के पोजीशन में मेरा जो सर्वे कह रहा है उसमें सीएम अभी एज में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब दूसरी सूची निकलकर सामने आएगी कि क्या रणनीति बीजेपी या क्या फॉर्मूला है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्गजों पर दाव, जिस तरह की रणनीति पर काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, दूसरी सूची आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का अंतर काफी है। अगर ये दाव चलती भी है दिग्गज पर, तो ये कितना समीकरण बीजेपी के बदलेगी? हालांकि ये तो सूची आने के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर क्या रणनीति पर बीजेपी काम करने वाली है। फिलहाल के लिए गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।